हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनस क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग राज्य और केंद्र स्तरीय परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों या आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावनाओं वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में 25 अति महत्वपूर्ण MCQ पर चर्चा करेंगे। यह पार्ट 1 है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1911, 1987, 1910, 1920। तो इस प्रश्न का सही जवाब 1911 होगा। अब 1911 की कुछ घटनाओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन में 1911 का महत्वपूर्ण स्थान है। 1911 में ही कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। उसमें सम्राट पंचम का भारत दौरे पर हुआ था। उस समय उनके आगमन में बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ये बराबर आए दिन परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप 1911 की घटना को जरूर याद रखिएगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम किनकी रचना है? तो पतंजलि, पाणिनि, कालिदास, आर्यभट्ट। तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। कालिदास की कुछ अन्य रचना भी है, जैसे रघुवंशम, मेघदूतम, विक्रमो उर्वशम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम। इस प्रश्न में दूसरा ऑप्शन पाणिनि है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की रचना हुई थी। पहला ऑप्शन पतंजलि है। ये शुंग काल से संबंधित रखते हैं। ये पुष्पमित्र शुंग के मित्र थे। इन्होंने योग सूत्र और महाभाष्य की रचना की। चौथा ऑप्शन आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। ये एक महान ज्योतिष और गणितज्ञ थे। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम की अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम हॉकिंस, विलियम जोन्स, कार्ल मार्क्स, लॉर्ड मैकाले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विलियम जोन्स। 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। कैप्टन हॉकिंस को इतिहास में याद रखा जाता है। वो जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आए थे कंपनी की स्थापना के लिए। कार्ल मार्क्स को इतिहास में इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे। कार्ल मार्क्स के विचारधारा को साम्यवादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा भी कहा जाता है। और लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विलियम जोन्स होगा। चलिए आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ था। और इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन करने वाला कोई ऐसा नहीं है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य के सचिवालय भवन का नाम है? तो वो है पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन को राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बगरुम्बा किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर असम होगा। बगरुम्बा असम राज्य का लोक नृत्य है। असम में कुछ और भी अन्य लोक नृत्य है,
जैसे बिहू, भोर नृत्य इत्यादि। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य को भी कुछ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य कर्मा है, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में मुड़िया नृत्य, जो अक्सर एग्जाम में रहता है। और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है गंभीरा लोक नृत्य, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान ब्यूरो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, हैदराबाद और कोलकाता। तो राष्ट्रीय पादप अनुसंधान देहरादून में स्थित है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे हैदराबाद, हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है। रॉक संग्रहालय है, जो हाल में ही उद्घाटन हुआ है। गोलकुंडा किला है, चार मीनार है, रामोजी फिल्म सिटी है इत्यादि। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर देहरादून होगा। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु, आर्थर टांसले, मोसले, डार्विन। तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग ट्रांसले ने किया था। अब थोड़ा हम लोग ये भी देख लेते हैं, अरस्तु जो पहले ऑप्शन में है उसके बारे में क्या है। तो अरस्तु जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, यूनानी दार्शनिक है, प्लेटो के शिष्य हैं और सिकंदर महान के गुरु हैं। मोसले को भी देख लेते हैं थोड़ा। मोसले 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे। और डार्विन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने दिया था। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुड़िया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मुड़िया जनजाति झारखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो मुड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के में मुड़िया जनजाति के अलावा कोरबा जनजाति, खैरवार जनजाति, जो अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। अब थोड़ा झारखंड के बारे में देख लेते हैं कि झारखंड में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो झारखंड में मुंडा, संथाल, उराव, हो, कोल, भूमिज, ये सब जनजाति जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, ये सभी जनजाति झारखंड में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति पाई जाती है, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में गोंड, भील, बैगा, सहारिया, कोल। सहारिया आए दिन कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सहारिया मध्य प्रदेश की जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा छत्तीसगढ़। मुड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजय सिंह का संबंध किस खेल से है? तो विजय सिंह का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। विजय सिंह का संबंध गोल्फ खेल से है। और ऑप्शन में क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन तीनों खेल में 11 खिलाड़ियों का खेल होता है, ध्यान रखिएगा। और गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी में टाइगर वुड्स का नाम आता है, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा जरूर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो खुसरो समिति का संबंध बेरोजगारी से है, गरीबी से है, अशिक्षा से है या भुखमरी से है? तो खुसरो समिति का संबंध बेरोजगारी से है। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि खुसरो समिति का संबंध बेरोजगारी से है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। और इस वीडियो में उसी प्रश्न को चयन किया गया है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ऊपर राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब लाया गया? तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1971 ईस्वी में लाया गया था। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1971 ईस्वी में लाया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रणनीति धातु किसे कहा जाता है? तो रणनीति धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि रणनीति धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। अब इसमें यूरेनियम है, तो यूरेनियम के अयस्क को पिंच ब्लेड कहते हैं, और यूरेनियम मुख्यतः कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में झारखंड के जादूगोरा में पाया जाता है। यूरेनियम दो तरह के होते हैं, एक U-235 और U-238। और यूरेनियम का काम परमाणु बम बनाने में और दूसरा का यूरेनियम डेटिंग में प्रयोग किया जाता है, जो पहाड़ के एज को निकाला जाता है, पर्वत के एज को निकाला जाता है। दूसरा है थोरियम। थोरियम एक रेडियो एक्टिव धातु है। यह मोनाजाइट का अयस्क है जो केरल के मालाबार तट पर मिलता है। तीसरा है हम लोग का रेडियम। तो रेडियम एक चमकने वाला धातु है जो नमक जैसा दिखता है। रेडियम 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा, गामा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रणनीति धातु इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो रणनीति धातु का आंसर, रणनीति धातु किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को कहते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हजारी समिति का संबंध किससे है? तो हजारी समिति का संबंध औद्योगिक नीति से है। हजारी समिति का संबंध औद्योगिक नीति से है। आप लोग जरूर इसे ध्यान रखिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजीव गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो राजीव गांधी गोल्ड कप का संबंध फुटबॉल से है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी गोल्ड कप का संबंध फुटबॉल से है। अब हॉकी, तो हॉकी को देख लेते हैं। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में भी 11 प्लेयर होते हैं, और टेनिस में मिनिमम 2 प्लेयर होते हैं। अगर पेयर में भी होता है, लेकिन 2 या 4 दोनों ले सकते हैं। तो राजीव गांधी गोल्ड कप का संबंध फुटबॉल से है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तक लोकसभा को कितने बार भंग किया जा चुका है? यानी कहने का मतलब हुआ वर्तमान 2023 तक लोकसभा को कितने बार भंग किया जा चुका है? तो कुल मिलाकर 8 बार लोकसभा को भंग किया जा चुका है वर्तमान तक, 2023 तक। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाराजा मिट्ठापुरम ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो महाराजा मिट्ठापुरम ट्रॉफी का संबंध टेनिस से है। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि महाराजा मिट्ठापुरम ट्रॉफी का संबंध टेनिस से है। क्रिकेट के बारे में मैं बता चुका हूँ, फुटबॉल के बारे में बता चुका हूँ, और गोल्फ के बारे में भी बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कोच्चि में है। जरूर ध्यान रखिएगा, आए दिन यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 1952वां संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का सही जवाब 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्षों से घटाकर पुनः 5 साल कर दिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शन में क्या क्या है। 36वां संविधान संशोधन, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में किया गया था, और इस संविधान संशोधन के द्वारा
सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था, जिसमें प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में लाया गया था राजीव गांधी के द्वारा। उसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो दल बदल कानून से है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि 6 साल से पुनः घटाकर 5 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होनी आवश्यक है? तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना जरूरी है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण का कबीर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का कबीर तुकाराम को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। दक्षिण का कबीर तुकाराम को कहा जाता है। संगम साहित्य के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। संगम साहित्य क्या कहता है? संगम साहित्य की रचना किस शासक के समय में हुआ था? तुलुप शासक, पांडु शासक, पल्लव शासक या चोल शासक? तो संगम साहित्य की रचना पांडु शासक के समय में हुआ था। अब इसमें देख लेते हैं तुलुप। तो तुलुप वंश का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय थे। इनकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी। उसके बाद हम लोग पल्लव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पल्लव का सबसे प्रतापी राजा शिव विष्णु हुआ करते थे और उनकी राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी। चोल की स्थापना विजय आले ने किया था। इनका प्रतापी राजा राजा प्रथम हुआ करते थे। इनकी राजधानी तंजौर हुआ करती थी। तो आप लोग देख लीजिए। और संगम साहित्य की रचना पांडु शासक के समय में हुई थी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेणुगोपाल समिति का संबंध किससे है? तो वेणुगोपाल समिति का संबंध जन वितरण प्रणाली से है, पीडीएस से जुड़ा हुआ है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मजरूल हक, अली इमाम, पीर अली। तो इन 4 में से मजरूल हक ने किया था सदाकत आश्रम की स्थापना। असहयोग आंदोलन के दौरान जो मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। अब इस ऑप्शन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे 1940 से 1946 ईस्वी तक। उन्होंने कुछ पत्रिका निकाली है जिनका नाम है अल हिलाल। आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पत्रिका का नाम। और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय एजुकेशन दिवस मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन दिवस मनाया जाता है। अली इमाम बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे। पीर अली, जिनका संबंध 1857 की क्रांति से है, जो पटना में पुस्तक विक्रेता थे। तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया? आप जरूर याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिनेगाग किस धर्म का पूजा स्थल है? तो ये है यहूदी धर्म का पूजा स्थल है सिनेगाग। अब पारसी है, जैन है, बौद्ध है। तो पारसी के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो पारसी के पूजा स्थल को आतिशी बेहराम कहा जाता है। बौद्ध के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है या सभा मंडप कहा जाता है। और जैन के पूजा स्थल को देरासर या फिर मंदिर ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि सिनेगाग यहूदी धर्म का पूजा स्थल है। पारसी के पूजा स्थल को कहा जाता है आतिशी बेहराम। बौद्ध के पूजा स्थल को कहा जाता है चैत्य। और
जैन के पूजा स्थल को कहा जाता है देरासर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल वाटर एकेडमी पुणे में स्थित है। उसके बाद सूरत हो गया ऑप्शन में, अहमदाबाद हो गया, और हजीरा। सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, सो भी ध्यान रखेगा। अहमदाबाद, भारत के मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। हजीरा सूरत में ही एक बंदरगाह है। तो नेशनल वाटर एकेडमी पुणे में है। तो चलिए ये इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।